धन्यवाद करना चाहूँगी आईपा की इस मुहिम को, जो कि जनता तक सरकारी योजनाओं को और सभी अधिकारियों की बात पहुंचा रही है। कोई ऐसी एनजीओ नहीं जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए काम कर रही है। यहाँ पर घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, इन घटनाओं से संबंधित महिलाएं यहाँ पर आती हैं। हम लोग गांव-गांव पहुँचते हैं, नारी चौपाल लगाते हैं और प्राथमिक विद्यालयों में भी जाते हैं, अध्यापकों से भी मिलते हैं, यहाँ तक कि VHND हमारे वन स्टॉप सेंटर का एक महिला हेल्पलाइन नंबर है जो कि लखनऊ से संचालित है। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर जब पीड़ित महिला कॉल करती है तो वहाँ से हमारे पास उनके कॉल को कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे कि महिला अपनी बात हमसे कह सके। हम उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर रेस्क्यू की कोई सुविधा नहीं है कि अगर उस स्थिति में महिला को रेस्क्यू की आवश्यकता है तो हम उसे रेस्क्यू करा लें, लेकिन हम जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है हम पुलिस से कोऑर्डिनेट करके पुलिस को वहाँ पे भेजते हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। अगर लग रहा है कि महिला को वहाँ से रेस्क्यू करके लाने की जरूरत है तो पुलिस के द्वारा भी रेस्क्यू करते। नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करती है। आईपा जनहित के मुद्दे उठाती है। आईपा एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के देखते हैं कि अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं महिला कल्याण विभाग में। हमारे साथ रुचि मैम है। आप महिला कल्याण अधिकारी हैं जनपद बुलंदशहर की। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में मैम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आईपा की इस मुहिम को, जो कि जनता तक सरकारी योजनाओं को और सभी अधिकारियों की बात पहुंचा रही है। किस तरह से काम कर रहा है मैम विभाग? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी नई नई योजनाएं ला रही हैं, वन स्टॉप सेंटर भी बनाया गया है। तो महिला कल्याण अधिकारी और महिला कल्याण विभाग किस तरह से काम करता है ये समझा दीजिए दर्शकों को भी। देखिए, महिला कल्याण विभाग के अंडर बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे मैं आपको सारी स्कीम्स बता देती हूँ। राजकीय संप्रेक्षण गृह है, जहाँ पर जो विक्टिम बच्चे होते हैं, क्रिमिनल बच्चे होते हैं, उनको रखा जाता है। प्लस किशोर न्याय बोर्ड है। किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जो अपराधी बच्चे होते हैं उनकी कार्रवाई की जाती है। एक बाल कल्याण समिति है। बाल कल्याण समिति के द्वारा बच्चों के देखरेख और संरक्षण से संबंधित कार्रवाई की जाती है। जैसे कि कोई बच्चा खोया या लावारिस हालत में आपको मिलता है तो उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पुलिस द्वारा, किसी एनजीओ द्वारा, यहाँ तक कि कोई भी आम व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सामने अगर उसे प्रस्तुत करता है तो उस बच्चे के संबंध में बाल कल्याण समिति के द्वारा कार्रवाई की जाती है। वन स्टॉप सेंटर किस तरह से काम कर रहा है? वन स्टॉप सेंटर मुख्यतः महिलाओं और बालिकाओं के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, इन घटनाओं से संबंधित महिलाएं यहाँ पर आती हैं। हमारे वन स्टॉप सेंटर का एक महिला हेल्पलाइन नंबर है जो कि लखनऊ से संचालित है। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर जब पीड़ित महिला कॉल करती है तो वहाँ से हमारे पास उनके कॉल को कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे कि महिला अपनी बात हमसे कह सके। हम उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर रेस्क्यू की कोई सुविधा नहीं है कि अगर उस स्थिति में महिला को रेस्क्यू की आवश्यकता है तो हम उसे रेस्क्यू करा लें, लेकिन हम जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है हम पुलिस से कोऑर्डिनेट करके पुलिस को वहाँ पे भेजते हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। अगर लग रहा है कि महिला को वहाँ से रेस्क्यू करके लाने की जरूरत है तो पुलिस के द्वारा भी रेस्क्यू कर जाते हैं। अच्छा मैम, समझना चाहते हैं कि क्या वो अलग से कोई बिल्डिंग बनाई हुई है जहाँ पर महिलाओं को रखा जा सके? क्योंकि आप समझिए कि अगर कोई मानसिक संतुलन किसी का खराब है, वो महिला आपसे कनेक्ट करती है तो आप उसको एड्रेस नहीं याद है, वो कहाँ की रहने वाली है नहीं याद है, आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? देखिए, अगर कोई मानसिक विकसित महिला हमको मिलती है तो सबसे पहले हम उसके मेडिकल्स वगैरह कराते हैं। अगर सीएमओ सर अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि वो मानसिक विकसित है और उसको मानसिक इलाज की आवश्यकता है तो राजकीय मानसिक मंडित आश्रय गृह बरेली में बना हुआ है। बुलंदशहर में है कि नहीं, बुलंदशहर में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ पर हम महिला को संरक्षण या आश्रय दे सकते। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने सारे दल हैं लगातार दावे कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा मैम? अगर महिलाओं को आप रख पाएंगे, महिलाओं को आप
कहीं ना कहीं आपने कहा रेस्क्यू करके लाते हैं, तो आप कहाँ रखेंगे अगर आपके पास कोई जगह ही नहीं है तो? अभी फिलहाल तो हम वन स्टॉप सेंटर, जैसा कि मैंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, दहेज हिंसा से, यौन उत्पीड़न या एसिड अटैक, यहाँ तक कि जो महिलाएं किसी भी सिचुएशन में घर से निकल गई हो और उन्हें कहीं और का रास्ता ना मिल रहा हो, वो भी वन स्टॉप सेंटर पर आ सकती है। घर में लड़ाई हो गई हो, वो भी वन स्टॉप सेंटर पर आकर अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है। तो वन स्टॉप सेंटर पर हम 5 दिन का आश्रय एक महिला को। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि कोई अलग से जनपद की हो या अलग स्टेट की हो और बुलंदशहर में आ गई और आपसे मिली हो? हाँ, ऐसी कई लड़कियां हमारे पास आई थी। एक लड़की हापुड़ से थी। उस लड़की को हमने 12 दिन रखा यहाँ पे। 12 दिन तक हम पर डे उसकी काउंसलिंग हमने की। उसने अपनी काउंसलिंग में रोज हमें नए एड्रेस, नई कहानी बताई। एक दिन उसने या तो समझ ली कि गलती से या कैसे भी उसने अपने गांव का नाम हमें बता दिया। हमने उसी गांव को ट्रेस किया, संबंधित जिले में संपर्क किया, एसपी सिटी से वहाँ हापुड़ में संपर्क करके थाना, जब हमने थाने में संपर्क किया तो थाने में पता लगा कि उसकी गुमशुदगी 15 दिन से दर्ज है और उसको हिमाचल प्रदेश तक जो लोग ढूंढ कर रहे हैं। तब वो शाम को आए और उस बच्ची को हमने सीडब्ल्यूसी से सुपुर्द कराया। कितने लोग हैं विभाग में काम करने के लिए? वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो वन स्टॉप सेंटर पर 6 लोगों का स्टाफ है। 11 लोगों का स्टाफ यहाँ पर भर्ती हुआ था, जिनमें अभी 5 पद रिक्त पड़े हुए हैं और उनकी कार्रवाई चल रही है। प्लस वन स्टॉप सेंटर के साथ साथ हम महिला शक्ति केंद्र की टीम भी काम करती है। महिला शक्ति केंद्र में 3 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 2 स्टाफ की कमी तो नहीं है? अभी तो स्टाफ की कमी है। जैसे स्टाफ कंप्लीट हो जाता है, देखिए जैसे कि किसी महिला को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है तो जैसे हमारे यहाँ पर नर्स आ जाएंगी तो वो कोऑर्डिनेट कर लेंगी सीएमओ से। अभी तो हम लोगों को ही सुविधा उपलब्ध है। अच्छा मैम, अभी सरकार ने कहा है कि शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, आप तब आप कितनी है? मैं सरकार के फैसले से सहमत हूँ, क्योंकि जब लड़की 21 साल की होगी तब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में वो लड़की अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएगी, मतलब उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। बाई चांस अगर आने वाले टाइम में उसके साथ ससुराल में कोई घटना घट जाती है तो वो सक्षम होगी कि वो कुछ काम कर सके। विभाग क्या कर रहा है? गाँव जाता है, कम्युनिकेट करता है? हम लोग गांव-गांव पहुंचते हैं, नारी चौपाल लगाते हैं और प्राथमिक विद्यालयों में भी जाते हैं, अध्यापकों से भी मिलते हैं। यहाँ तक कि VHLD दिवस में भी हम लोग जाते हैं और जाकर महिलाओं से मिलते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। जो महिलाएं पात्र पाई जाती है उनके आवेदन पत्र वहाँ से लिए जाते हैं। कोई NGO भी है जो आपसे आके मिलता हो, महिलाओं की मदद करता हो, गाँव जाता हो? क्योंकि बहुत सारे NGO जो दावे करते हैं। अभी तक हमसे कोई NGO ऐसी नहीं मिली है। बुलंदशहर में? हाँ, बुलंदशहर में हमसे ऐसी कोई NGO नहीं मिली है। इनर व्हील क्लब एक बार हमसे मिला है यहाँ पर आकर। इनर व्हील क्लब के द्वारा कुछ कंबल जो यहाँ पे लड़कियाँ रुकती है उनके लिए किए गए थे। और अदरवाइज कोई ऐसी NGO नहीं जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए काम कर रही है या महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या है हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। कोरोना में मैम किस तरह का रहा? क्योंकि कोरोना भी कहीं ना कहीं दोबारा से कम करा गया है। पहले का कोई एक्सपीरियंस हो, अभी किस तरह से तैयारी है? अभी 2021 की जो हालात थे वो बहुत ही डराने वाले और बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हैं कि हालात थे। उन हालातों में भी हमने यहाँ पे काम किया। हमारा स्टाफ, पुलिस स्टाफ और हम लोग यहाँ पे मिलकर बैठे। अगर ऐसे कोई केसेस भी बहुत आए हैं घरेलू हिंसा के, और लगभग एक दिन में 3-3, 4-4 केसेस हमारे पास आते थे। हम सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा थी, सबको। कितने मैम अभी तक ऐसे लोग हैं आपसे जो कनेक्ट किए हैं? कितने लोगों को काउंसलिंग करा चुके हैं? देखिए, आश्रय की बात करें तो लगभग 350 लड़कियों महिलाओं को हमने यहाँ पर आश्रय प्रदान किया गया है। अल्प आवास है, 5 दिवस का आश्रय दिया जाता है, तो लड़कियाँ आती रहती जाती रहती हैं। अब तक की गिनती 350 के लगभग है और लगभग 40 से 45 केसेस ऐसे हैं जिनमें हमने उनका, जो लड़कियाँ तलाक की तरफ जा रही थी, जो साथ में रहना नहीं चाहते थे, और दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की। काउंसलिंग के माध्यम से उनको समझाया, उनको दोबारा घर में भेजा और अभी वो घर में ठीक से रह रही है और फॉलो भी। क्या ऐसा कुछ अपील करना चाहेंगी आईपा के माध्यम से या कहना चाहेंगी जिससे और ज़्यादा आप सुविधाएं दे पाए, महिलाओं के लिए काम कर पाए? ऐसा कोई अपील करना चाहेंगी? ऐसी कोई आपको मांग हो जो सरकार से आप चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं आईपा से और अपने
सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में कम से कम एक संस्था ऐसी हो जहाँ पर हम महिलाओं को आश्रय भी दिला सकें, और अगर वो सक्षम है किसी भी स्किल को पाने के लिए तो उस स्किल का उसको लाभ दिला सकें। तो आप थी हमारे साथ रुचि मैम, जो कि बुलंदशहर की महिला कल्याण अधिकारी हैं। आपका साफ तौर से यही कहना है कि कम से कम एक बिल्डिंग होनी चाहिए जनपद में जहां पर ऐसी महिलाओं को रखा जा सके जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है या जो बेसहारा है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। रुचि मैम का यह भी कहना है कि इन्होंने काफ़ी काउंसलिंग कराई है जनपद में, और यह भी कहना है कि कोई एनजीओ इनके पास नहीं आया है। लगातार एनजीओ दावे करते हैं, लगातार सरकार द्वारा बजट भी ले लेते हैं और कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि विभाग से अभी तक किसी एनजीओ ने आकर संपर्क नहीं किया है। कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जो आगे बढ़कर आया हो और इनकी मदद करके या फिर महिलाओं के लिए कुछ इनको दिया हो। इस तरह का अभी तक कोई एनजीओ नहीं आया है। साफ तौर से इनका यही कहना है कि इनके द्वारा काम किया जा रहा है ताकि महिलाओं को शिक्षित किया जा सके, महिलाएं लिटरेट हो सकें। इनके लिए द्वारा काम किया जा रहा है महिलाओं के डेवलपमेंट पर, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। साफ तौर से इनका यही कहना है कि अगर इनको मदद मिल जाए तो और बेहतर जनपद में ये काम कर पाएंगे। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान के साथ आइपा के लिए मैं समीर अली।